नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की इस कहानी में। आज मैं आपके लिए ट्रक ड्राइवर की एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आ चुका हूँ। अक्सर हम में से ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि इन ट्रक ड्राइवर्स के तो मजे ही मजे हैं। ये एक जगह पर बैठे दिन भर ट्रक चलाते हैं और नई नई जगहों पर घूमते भी रहते हैं। लेकिन साथियों, एक ट्रक ड्राइवर को क्या क्या मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं, ये केवल एक ट्रक ड्राइवर ही जानता है। नींद, भूख, बारिश, तूफान, इन सब से तो वो हर रोज जूझते ही रहते हैं। लेकिन कई बार उनके साथ ऐसी चीजें भी हो जाती हैं जिनमें उनकी जान तक फंस जाती है। कई बार माल को जल्दी पहुंचाने के चक्कर में वे पूरी पूरी रात अकेले ही ट्रक चलाते रहते हैं और तब उनके साथ कुछ अननेचुरल चीजें भी हो जाती हैं। कोई छलावा कह लो या कोई भटकती आत्मा। ऐसी चीजों से ट्रक ड्राइवर्स का अक्सर सामना होता रहता है। तो आज की कहानी हरियाणा के रहने वाले एक ऐसे लड़की की है जिसने बेहद कम उम्र में ट्रकों पर काम करना शुरू कर दिया था। महज 24 साल की उम्र में वो एक परफेक्ट ड्राइवर बन चुका था। उस लड़के का नाम है किशन। वह एक गरीब परिवार से था, इसलिए रोजी रोटी कमाने के लिए उसने ट्रक ड्राइवर का काम शुरू कर दिया। वह आधी आधी रातों को लंबे लंबे टूर पर अकेले ही ट्रक लेकर निकल जाया करता था। अभी उसकी उम्र कम थी, इसलिए उसे पता नहीं था कि आधी रात को सड़कों पर कुछ और भी खौफनाक चीजें हो सकती हैं। लेकिन एक बार उसके साथ ऐसा भयानक हादसा होता है जो उसके पूरे परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ बनकर टूट पड़ता है। कई दिनों तक उसका परिवार इस बहुत बड़ी मुसीबत को झेलता रहता है। तो क्या आप तैयार हैं इस खौफनाक सफर के लिए? स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप अब तक हमारी लॉयल फैमिली के मेंबर नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस रिश्ते को दिल से मजबूत कर लीजिए। और हाँ, जो भी लोग इस कहानी को सुन रहे हैं, अपना एक प्यारा सा और छोटा सा कमेंट जरूर कर दें ताकि कहानी के एंड में मैं अपने लॉयल फैमिली मेंबर्स के नाम ले सकूं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी खुद किशन ने हमारे साथ शेयर की है, लेकिन इस कहानी को मैंने अपने पर्सपेक्टिव से तैयार किया है। आप इसे मेरे पर्सपेक्टिव से सुनने जा रहे हैं। एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था। वह हरियाणा के एक छोटे से गांव में रहता था। उसके परिवार में किशन के अलावा उसके माता पिता और एक छोटी बहन थी। किशन के पिता एक किसान थे और वे खेती बाड़ी करते थे। वहीं किशन ने सिर्फ 12वीं तक ही पढ़ाई की थी। जब उसे कोई अच्छा काम नहीं मिला तब उसने ट्रक चलाना सीख लिया और इसे ही अपनी रोजी रोटी का साधन बना लिया। वह ट्रक में माल लादकर अलग अलग शहरों में पहुंचाने का काम करता था। किशन अक्सर काम के सिलसिले में कई कई दिन घर से बाहर रहता था, लेकिन इससे उसे कोई खास परेशानी नहीं हुई क्योंकि उसकी आय अच्छी खासी हो रही थी और इससे उसके परिवार का गुजर बसर अच्छे से हो रहा था। किशन अब लगभग 22 से 24 साल का हो चुका था। गांवों में जल्दी शादी करवा दी जाती है, इसलिए उसके घर वाले उसके लिए लड़की ढूंढ रहे थे। चूंकि उसकी छोटी बहन अभी मात्र 14 या 15 साल की ही थी, इसलिए घर वालों ने सोचा कि पहले किशन की शादी करवा दी जाए। इन्हीं सब के दौरान एक शाम को किशन को उसके मालिक का फोन आया। मालिक ने किशन से कहा कि कुछ कच्चा माल कल तक आगरा में मौजूद एक फैक्ट्री में पहुंचाना है, इसलिए उसे अभी ही निकलना होगा। यह उसका काम था, इसलिए वह मना भी नहीं कर सकता था। उसने अपने घर वालों को इसके बारे में बताया और फिर फौरन ही ट्रक में माल लादकर आगरा के लिए निकल पड़ा। ट्रक में माल लादने और निकलने में रात के 8 बज चुके थे, लेकिन अब भी उसका सफर काफी बाकी था। वह अब तक अंबाला से थोड़ा ही आगे आया था। समय बिताने के लिए किशन रेडियो सुन रहा था। अंबाला से थोड़ा आगे बढ़ते ही उसे अंबाला करनाल हाईवे पर एक 19-20 वर्षीय युवती खड़ी दिखाई दी। उस युवती को देखकर किशन ने घड़ी में समय देखा, पाया कि रात के 9:30 हो रहे थे। उस लड़की को इस समय वहां अकेले देखकर किशन का माथा ठनका। वह लड़की देखने से किसी शरीफ घर की लग रही थी, लेकिन इतनी रात को वहां अकेली क्या कर रही थी? कहीं उसके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। ये सोचकर किशन ने ट्रक रोका और उस लड़की के पास आया। फिर उसने पूछा, आप कौन हो और इस समय यहां अकेली क्या कर रही हो? क्या आपको किसी मदद की जरूरत है? इस पर वह लड़की घबराते हुए बोली, हाँ, मुझे दिल्ली जाना था, लेकिन मेरा सामान चोरी हो गया, इसलिए मेरे पास पैसे नहीं है।
अकेली लड़की को यूं सुनसान हाईवे पर छोड़कर जाना किशन को सही नहीं लगा। इसीलिए वह बोला, मैं माल लेकर आगरा जा रहा हूं, आप कहो तो आपको रास्ते में दिल्ली छोड़ दूं? इस पर उस लड़की ने धीरे से सिर हिला दिया और फिर वह किशन के साथ ट्रक में जा बैठी। वे दोनों चुपचाप ट्रक में बैठे हुए थे। इस दौरान ट्रक में रेडियो अब भी चल रहा था। कुछ देर बाद वहां की शांति भंग करते हुए किशन ने पूछा, आप दिल्ली से हो? उस युवती ने धीमे से कहा, जी। किशन ने पूछा, फिर आप यहां क्या कर रही थी? वह युवती शर्माते हुए बोली, जी, मैं किसी काम के सिलसिले में यहां आई थी, लेकिन रास्ते में मेरा सामान चोरी हो गया। मैं इस शहर में किसी को नहीं जानती, इसलिए किसी से मदद भी नहीं ले सकती थी। आपने मेरी मदद की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। किशन ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं। फिर वह आगे बोला, वैसे आपने अपना नाम नहीं बताया? जी, मैं मनीषा। और आपका नाम क्या है? किशन बोला, मैं किशन। फिर एकाएक ही उसका ध्यान मनीषा की ओर गया। उसने देखा कि मनीषा बेहद खूबसूरत थी। उसके नैन नक्श तीखे थे, लेकिन आंखों के आसपास थोड़ा काजल फैला हुआ था, जिससे साफ जाहिर था कि वह काफी रोई होगी। उसके बाल थोड़े बिखरे हुए थे, शायद 1-2 दिन से कंघी भी नहीं की होगी, लेकिन फिर भी इसका उसकी खूबसूरती पर कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। लाल सलवार सूट उसके ऊपर काफी फब रहा था। किशन छिप छिप कर मनीषा को निहारने लगा, लेकिन जैसे ही मनीषा की नजर उस पर पड़ती तो वह नजरें फेर लेता। मनीषा ने यह नोटिस कर लिया था, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। किशन शायद मनीषा की खूबसूरती पर मोहित हो गया था, लेकिन वह यह बात उस युवती को नहीं बता सकता था, इसीलिए चुप ही रहा। फिर कुछ ही देर में मनीषा किशन के साथ बात करने में सहज महसूस करने लगी और वे दोनों बातें करने लगे। इसी दौरान बातों बातों में किशन को पता चला कि मनीषा के माता पिता कुछ समय पहले ही स्वर्ग से हार चुके थे और अब इस दुनिया में उसका कोई नहीं था। रिश्तेदार सारे ही मतलब के लिए उससे बात करते थे, इसीलिए मनीषा ने भी सभी से कन्नी काट ली थी। बातों बातों में एक ढाबा आ गया। किशन ने ट्रक वहां रोका और कहा, चलिए थोड़ा चाय नाश्ता कर लेते हैं, अभी सफर काफी लंबा है। यह सुनकर मनीषा हिचकिचाई और बोली, मेरा सामान चोरी हो गया है। तब किशन ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, पैसे मैं दे दूंगा, आप कुछ खा पी लो। अब रास्ता काफी लंबा है और रात भी हो रही है, ऐसे में मुझे नींद भगाने के लिए चाय लेना जरूरी भी है, और अकेले खाना पीना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इस पर मनीषा मना न कर सकी, क्योंकि उसे भी भूख तो लगी ही थी। खैर, ढाबे पर उतरकर वे दोनों चाय नाश्ता करने के लिए बैठ गए। इस दौरान किशन ने मनीषा से कहा, देखिए आप शर्माए मत, जो भी खाना चाहती हैं मंगवा सकती हैं। फिर किशन ने वेटर को बुलाकर अपने लिए चाय और कुछ हल्का फुल्का नाश्ता मंगवाया। क्योंकि अभी उसे पूरी रात ट्रक चलाना था, इसलिए वह कुछ भारी खाना नहीं खा सकता था, जो भारी हो। फिर मनीषा ने उस वेटर से पूछा, क्या आपके पास मीट या मछली है? वेटर ने जवाब दिया, जी हाँ है। ठीक है, फिर मेरे लिए एक प्लेट ले आइए, चावल के साथ। उसके बाद वेटर वहां से चला गया। कुछ समय बाद वह दोनों का ऑर्डर ले आया। खाना आते ही मनीषा ने बिना देर किए पूरा खाना चट कर दिया। लेकिन यहाँ एक अजीब बात हुई। मनीषा बहुत ही अजीब तरह से खाना खा रही थी, जैसे कोई भूखा भेड़िया अपने शिकार पर टूट पड़ता हो। किशन को यह देखकर पहले थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर उसने सोचा शायद मनीषा को बहुत भूख लगी होगी, और क्या पता उसने कितने दिनों से खाना नहीं खाया हो। खाना खाकर वे दोनों वापस ट्रक में बैठ गए और वहां से निकल पड़े। अब मनीषा काफी बेहतर महसूस कर रही थी। ट्रक चलते ही दोनों की बातें दोबारा शुरू हो गई। इसी दौरान मनीषा ने किशन से पूछा, क्या आपकी शादी हो चुकी है? किशन ने जवाब दिया, जी नहीं, लेकिन घर वाले लड़की ढूंढ रहे हैं। यह सुनकर मनीषा थोड़ी उदास हो गई। किशन ने यह बात नोटिस कर ली, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। ट्रक अपनी गति से आगे बढ़ रहा था और बातों बातों में दोनों की नजदीकियां भी बढ़ने लगी थीं। दिल्ली हाईवे पर पहुंचते ही किशन ने मनीषा से कहा, देखिए दिल्ली आ गया है, अब आप बताइए आपको कहां जाना है, मैं आपको वहां छोड़ देता हूं। यह सुनकर मनीषा विचलित हो उठी। क्या बात है, आप परेशान लग रही हैं। इस पर मनीषा चुप रही। तभी किशन ने धीरे से कहा, देखिए आप बुरा न माने तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मैं आपको पसंद करता हूं और आपसे शादी करना चाहता हूं। यह सुनकर मनीषा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। फिर किशन बोला, क्या इसका मतलब मैं हाँ समझूं?
मनीषा ने मुस्कुराते हुए हल्के से सिर हिला दिया। ये देख किशन के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई। तभी वह दोबारा बोला, आप अपना घर बता दें, मैं आपको वहां छोड़ देता हूं। फिर 1-2 दिनों में मैं अपने मम्मी पापा को लेकर आता हूं। मनीषा ने धीरे से कहा, सच कहूं तो मेरा यहां कोई घर नहीं है। मैं अंबाला काम के सिलसिले में गई थी, लेकिन जो आदमी मुझे काम दिलवाने के बहाने वहां लेकर गया था उसके इरादे सही नहीं थे, इसलिए मैं वहां से भाग निकली। फिर आप मुझे मिल गए। दिल्ली में मेरे कुछ रिश्तेदार रहते हैं, इसलिए मैं मदद के लिए यहां आई, लेकिन लगता है अब मुझे किसी और की मदद की जरूरत नहीं है। इस पर किशन कुछ सोचकर बोला, ठीक है, फिर आप मेरे साथ ही चलो। मैं ये माल पहुंचाने के बाद आपको सीधे अपने घर लेकर चलूंगा। मनीषा ने मुस्कुराते हुए हाँ कह दिया। फिर माल पहुंचाने के बाद किशन मनीषा को अपने गांव ले आया। मनीषा को किशन के साथ देखकर उसके घर वाले एकदम सन्न रह गए। उसकी मां भड़कते हुए बोली, ये लड़की कौन है? तू इसे यहाँ क्यों ले आया? किशन ने बताया, मां, ये लड़की मनीषा है। ये दिल्ली में रहती है। मैं इससे प्यार करता हूँ और इससे शादी भी करना चाहता हूँ। उसकी मां गुस्से में बोली, तूने आज तक इसके बारे में कुछ नहीं बताया और अब अचानक इसे हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया। अरे होश में तो है ना तू? कौन जाने ये किस जात की है? गांव वालों को पता चला तो थू होगी हमारी। और फिर कौन करेगा तेरी बहन से शादी? सोचा है कुछ? ये सुनकर किशन ने अपने घर वालों को एक झूठी कहानी सुनाई। मां, मैं मनीषा को 6-7 महीने से जानता हूं। मेरी इससे मुलाकात दिल्ली में हुई थी। इसका घर बार सब हमारी ही बराबरी का है, लेकिन माता पिता के गुजर जाने के बाद इसके चाचा चाची इसकी शादी एक शराबी जुआरी से करवाने वाले थे, इसीलिए मैं इसे वहां से ले आया और अब मैं इसे शादी का वचन दे चुका हूं। मां ने गुस्से से कहा, अरे तो करवाते हैं तो करवाने दे। तू फौरन इस लड़की को छोड़कर आ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। किशन ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, मां, मैं इसे नहीं छोड़ सकता, और अगर आपने हमारी शादी नहीं करवाई तो मैं मनीषा के साथ अलग रह लूंगा। किशन के इस फैसले के आगे घर वालों ने हथियार डाल दिए और आनन फानन में उन दोनों की शादी करवा दी, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी भूल थी। मनीषा अब उस परिवार की बहू बन चुकी थी, लेकिन उसके तौर तरीके सबसे अलग ही थे। घर में आते ही मनीषा ने रसोई की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। अब चूंकि किशन की मां को इससे काफी आराम हो गया था, इसलिए उन्होंने भी रसोई मनीषा के हाथों में देने में आनाकानी नहीं की। लेकिन हाँ, वो मनीषा को दिन रात ताने जरूर दिया करती थी। अब मनीषा पूरे घर की देखरेख खुद करती, सबका खाना भी बिना किसी की मदद लिए खुद बनाती। उसके हाथों का बना खाना सबको पसंद भी आने लगा था। पता नहीं वह खाना कैसे बनाती थी कि कोई भी एकदम से उसके बनाए खाने पर टूट पड़ता। मनीषा सारे काम एकदम अच्छे से कर रही थी, लेकिन किशन की मां उसे फिर भी ताने देती। ये सब देखकर किशन का मन नहीं कर रहा था काम पर वापस जाने का, क्योंकि उसे मनीषा की चिंता हो रही थी। इसी तरह से 9-10 दिन बीत गए। तभी उसके मालिक का फोन आया, किशन, तुम्हें माल लादकर जल्दी से कोलकाता के लिए निकलना होगा। किशन ने मना करते हुए कहा, मेरी अभी अभी शादी हुई है, इसलिए नहीं आ सकता। आप किसी और ड्राइवर को बोल दीजिए। किशन की मां ने यह सुन लिया और गुस्से में बोली, शादी हुई है तो क्या हमेशा अपनी बीवी के पल्लू से ही बंधा रहेगा? जाकर काम कर, यह हम नहीं है जैसे कि उस महारानी के पास। अपनी मां की बात सुनकर किशन कुछ नहीं बोल सका और उसने अपने मालिक को फोन पर कह दिया, ठीक है, मैं आ रहा हूं। यह कहकर वह अपने कमरे में गया और निकलने की तैयारी करने लगा। तभी मनीषा उसके पास आई और रुआन से स्वर में बोली, कहां जा रहे हो तुम मुझे छोड़कर? किशन ने उसे समझाते हुए कहा, काम पर जा रहा हूं मनीषा, मैं 3-4 दिनों में लौट आऊंगा। मनीषा रोते हुए बोली, मैं यहां अकेले कैसे रहूंगी? तुम्हारी मां तो मुझसे हमेशा ही खुन्नस रखती है, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। यह सुनकर किशन ने मनीषा को गले लगाते हुए कहा, काम भी जरूरी है मनीषा, तुम बस 3-4 दिन मैनेज कर लो, मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी आओ। यह कहकर किशन ने अपना बैग उठाया और जाने लगा। मनीषा उसके पीछे पीछे उसे रोकने के लिए आई, लेकिन बाहर उसकी सास ने उसे ताने देते हुए कहा, अरे महारानी, उसे काम भी करने दे, अगर वो काम नहीं करेगा तो खाएगी क्या तू? जा बेटा। ये सुनकर मनीषा कुछ नहीं बोल सकी और किशन वहां से चला गया। किशन लगभग 4 दिन बाद घर वापस आया। वैसे तो वह जल्दी आने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन यहां से कोलकाता लगभग 30 घंटे का सफर था।
वहां से फैक्ट्री तक पहुंचने में 2-2.5 घंटे और लग गए। फिर इतने लंबे सफर के बाद उसने एक दिन आराम किया और दूसरे दिन वापस चल पड़ा। वापसी में उसे कुछ माल दिल्ली की एक फैक्ट्री में पहुंचाना था, इसलिए 4 दिन लग गए। घर पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी। उसे मनीषा की बहुत फिक्र हो रही थी, क्योंकि उसकी मां मनीषा को हमेशा ताने देती थी। लेकिन जैसे ही वह घर आया, उसकी मां बड़े ही शांत लहजे में बोली, अरे बेटा तू आ गया? मनीषा, पानी लेकर आ। यह सुनकर मनीषा दौड़कर पानी लेकर आई। फिर किशन की मां बोली, अच्छा तुम दोनों आराम से बातें करो, मैं अंदर जाती हूं। यह कहकर वह अपने कमरे में चली गई। उनका ये बदला हुआ व्यवहार देखकर किशन हैरान रह गया। वह बोला, मनीषा, मां की तबीयत तो ठीक है ना? आज तो उन्होंने तुम्हें कुछ कहा ही नहीं। मनीषा मुस्कुराकर बोली, अरे हमेशा थोड़ी सुनाएंगी। शुरू में उन्हें हमारी शादी से दिक्कत थी, इसलिए ऐसा कर रही थी, लेकिन अब समझ चुकी हैं कि ऐसा करने से कोई फायदा नहीं। किशन कुछ सोचते हुए बोला, वह सब तो ठीक है मनीषा, लेकिन ये कोई सालों पुरानी बात नहीं है। 4 दिन पहले ही तो मां तुम्हें ऐसे ताने दे रही थी, अब अचानक से बदल गई। ये बात हजम नहीं हो रही। मनीषा ने कहा, अरे तो कहना क्या चाहते हो? मैंने कुछ किया उनके साथ? किशन ने हंसते हुए कहा, नहीं बाबा, चलो छोड़ो, जो हुआ अच्छा ही हुआ। वैसे अब मैं नहा धोकर थोड़ा आराम कर लेता हूं। यह कहकर किशन अपने कमरे में चला गया। जब किशन नहा धोकर बाहर आया तो उसकी बहन उसके पास आकर बोली, भैया खाना बन चुका है, चलकर खा लीजिए। ये कहकर वह जाने लगी, तभी किशन ने उसे आवाज दी, चुटकी, मैं तेरे लिए कुछ लेकर आया था। आकर किशन बोल ही रहा था, लेकिन उसकी बहन बिना कुछ कहे वहां से चली गई। ये देखकर किशन मन ही मन बड़बड़ाया, अजीब है, पहले तो हर बार पूछती रहती थी कि भैया मेरे लिए क्या लाए, लेकिन आज तो बोल भी नहीं रही, कहीं किसी बात से नाराज तो नहीं। ये सब सोचते हुए किशन रसोई में आ गया। वहां उसने देखा कि वे सब खाना खाने के लिए बैठे हुए थे और मनीषा खाना परोसने के लिए सबके आगे थाली रख रही थी। वहां आकर किशन उनके पास बैठ गया और बैठते ही पूछा, चुटकी तू नाराज है क्या? वो बोली, नहीं तो भैया, क्यों, कुछ हुआ है क्या? किशन ने कहा, नहीं, वो हर बार तू सामने से पूछती है ना कि क्या लाए, इस बार नहीं पूछा तो लगा शायद नाराज है। यह सुनकर उसकी बहन ने एक नजर मनीषा की ओर देखा और फिर कहा, पढ़ाई की टेंशन ज्यादा है इसलिए ध्यान नहीं दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। किशन बोल ही रहा था कि तभी अचानक उसने देखा कि मनीषा सबकी थाली में मांस परोस रही थी, जबकि उसके घर में तो सब शाकाहारी थे। ये देखकर वह एकदम से बोला, मनीषा रुक जाओ, ये क्या कर रही हो? मेरे घर में सब शाकाहारी हैं, वे ये सब नहीं खाते, हटाओ इसे। किशन के इतना कहते ही उसकी मां उस पर भड़कते हुए बोली, क्यों हटाए वो? मैंने ही बोला है उसे ये सब बनाने के लिए, और अब से हमारे घर में 3 टाइम मांस ही बनेगा, समझा तू, टाल बहू। ये सब सुनकर किशन हैरान रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी उसकी नजर अपने पिता पर पड़ी, जो बड़े ही अजीब ढंग से मांस खा रहे थे। यही हाल उसकी बहन और मां का भी था। वे तीनों ही बिल्कुल किसी जंगली जानवर की तरह मांस खा रहे थे। तभी मनीषा ने उसकी थाली में भी मांस परोस दिया। ये देखकर किशन ने घबराते हुए कहा, खाने में कुछ और नहीं बना है क्या? मनीषा बोली, जी, मां ने कहा कि सबके लिए यही बनाना है, इसलिए अलग से कुछ नहीं बनाया। आप आज खा लीजिए, कल से आपके लिए अलग से कुछ बना दूंगी। किशन ने कहा, देखो तुम सभी को जो खाना है खाओ, लेकिन मुझसे ये नहीं खाया जाएगा। ये बोलकर किशन अपनी जगह से उठा और अपने लिए खिचड़ी बनाने लगा। ये देखकर उसकी मां गुस्से में बोली, शर्म नहीं आ रही तुझे अन्न का अपमान करते हुए? लेकिन किशन कुछ ना बोला। उसने अपनी खिचड़ी बनाई, खाई और फिर अपने कमरे में जाकर सो गया। किशन कमरे में आंखें बंद करके लेटा ही था कि तभी उसे ऐसा लगा जैसे उसके पास कोई है। किशन ने आंखें खोलकर आसपास देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह देखकर वह दोबारा आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन आंख बंद करते ही उसे फिर से वही एहसास हुआ जैसे कोई उसके पास खड़ा हो। लेकिन इसे वहम मानकर किशन इस बार आंखें बंद किए हुए ही पड़ा रहा। कुछ देर बाद एक तेज गंध आई। उसे महसूस कर किशन ने अपनी आंखें खोली और आसपास देखने लगा कि आखिर वह गंध कहां से आ रही है, लेकिन उसे वहां कुछ दिखाई नहीं दिया। इतनी ही देर में मनीषा कमरे में आई और किशन को यूं परेशान देखकर बोली, अरे क्या हुआ, अपने नाक मुंह क्यों सिकोड़ रखा है? किशन बोला, क्या तुम्हें कोई बदबू नहीं आ रही? मनीषा ने कहा, नहीं तो। यह सुनकर किशन ने जब गौर किया तो अब वह बदबू नहीं आ रही थी।
तब किशन बोला, यकीन मानो मनीषा थोड़ी देर पहले आ रही थी और ठीक वैसी ही बदबू आ रही थी जैसे कुछ सड़ने पर आती हो। मनीषा ने उसे कहा, अरे आप इस बारे में ज्यादा मत सोचो, हो सकता है कि कोई बिल्ली कुछ लेकर जा रही हो। चलिए अब छोड़िए इस बात को और सो जाए, आप काफी थक गए होंगे। किशन मुस्कुराते हुए बोला, हाँ कल मैं तुम्हें फिल्म दिखाने ले चलूंगा। उसके बाद वे दोनों सो गए। सुबह किशन उठा और नहाने चला गया। इस दौरान उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे यहाँ कोई है, लेकिन जब उसने आसपास देखा तो वहां कोई नहीं था। इसे अपने मन का वहम समझकर वह नहाने चला गया। किशन नहा धोकर जैसे ही बाहर आया तो उसकी नजर घर के पूजा घर पर पड़ी। वहां आज दीपक शांत था। यह देखकर उसने अपनी माँ से पूछा, माँ आज पूजा नहीं की आपने? उसकी माँ बोली, अरे क्या पूजा करना बेटा, भगवान बिना पूजा पाठ के भी साथ ही रहते हैं, इसलिए क्या फालतू का दिखावा करना। यह सुनकर किशन काफी हैरान रह गया, क्योंकि उसकी माँ अक्सर दिन में 2 बार पूजा करती थी और आज उनके मुंह से ऐसी बातें सुनकर किशन को बहुत अजीब लग रहा था। तभी उसकी माँ दोबारा बोली, अरे अब ऐसा ही खड़ा रहेगा, जाकर नाश्ता कर और बहू को फिल्म दिखाने ले जा, वह कब से इंतजार कर रही है। उसके बाद किशन वहां से चला आया। फिर नाश्ता करके मनीषा को फिल्म दिखाने के लिए अपने साथ ले गया। चूंकि मूवी थिएटर वहां से ज्यादा दूर नहीं था तो किशन ने मनीषा के साथ पैदल जाने का फैसला किया। वे दोनों थिएटर के सामने पहुंचे ही थे कि तभी 4-5 कुत्तों का झुंड किशन और मनीषा की ओर देखकर भौंकने लगा। ये देखकर किशन हैरान रह गया, क्योंकि कुत्तों का झुंड ऐसे ही किसी पर नहीं भौंकता। फिर भी किशन ने फिलहाल इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि फिल्म शुरू होने वाली थी। इसलिए उसने एक पत्थर उठाया, जिससे डरकर वे सारे कुत्ते अलग हट गए। फिर किशन और मनीषा थिएटर के अंदर जाने लगे, लेकिन वे कुत्ते अभी भी उन दोनों की ओर देखते हुए लगातार भौंक रहे थे। खैर फिल्म देखकर वे दोनों वापस घर आ गए। फिर रात को किशन को छोड़कर बाकी सबने हमेशा की तरह मांस मछली का सेवन किया और फिर थोड़ी देर बाद सो गए। खाना खाकर सभी अपने अपने कमरों में चले गए। किशन और मनीषा भी अपने कमरे में आ गए और प्यार भरी बातें करने लगे। कुछ देर बाद वे दोनों भी सो गए, लेकिन अचानक देर रात कुत्तों के भौंकने की आवाज से किशन की नींद खुल गई। उसने आंखें खोलकर देखा तो पाया कि उसकी पत्नी मनीषा वहां नहीं थी और कुत्ते भी लगातार उसके घर के बाहर से भौंक रहे थे। किशन सोचने लगा, इतनी रात में उठकर जाना ठीक रहेगा या नहीं, और मनीषा कहाँ गई। ये सोचकर किशन बिस्तर से उठा ही था कि तभी मनीषा वहां आ गई। उसे देखकर किशन ने पूछा, इतनी रात में कहाँ गई थी? तब मनीषा ने बताया, अरे मैं बाथरूम गई थी। फिर कुत्ते क्यों भौंक रहे थे ये देख रही थी। ये सुनकर किशन का भी ध्यान गया कि हाँ, अब कुत्तों के भौंकने की कोई आवाज वहां नहीं आ रही थी। तभी किशन बोला, अरे हाँ, ये कुत्ते अभी तो भौंक रहे थे, तो अब अचानक शांत कैसे हो गए? तब मनीषा मुस्कुराते हुए बोली, अरे वे भूखे थे इसलिए भौंक रहे थे। मैंने उन्हें अभी जाकर रोटी डाल दी, इसलिए अब वे शांत हो गए हैं। चलिए सोते हैं। किशन को मनीषा की बात पर भरोसा हो गया और वह चुपचाप सो गया। लगभग 1.5-2 घंटे बाद किशन फिर से उठा। उसे प्यास लगी थी। उसने अपने पास रखे जग में देखा तो पाया कि उसमें पानी नहीं था, इसलिए वह पानी लेने के लिए बिस्तर से उठा। इस दौरान उसकी नजर दोबारा बिस्तर पर पड़ी, लेकिन उसने पाया कि मनीषा वहां नहीं थी। ये देखकर उसने सोचा, शायद वह बाथरूम गई होगी। यह सोचकर उसने बिना इस ओर ज्यादा ध्यान दिए पानी लेने के लिए रसोई की ओर बढ़ गया। किशन की आंखों में अब भी नींद थी। वह आंखें मलते हुए जैसे ही रसोई में पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। रसोई के फर्श पर एक कुत्ते का कटा हुआ सिर पड़ा हुआ था। वहीं उस सिर के बगल में उस कुत्ते का धड़ भी पड़ा था और मनीषा अपने मुंह से उसके पेट से मांस उधेड़ उधेड़ कर खा रही थी। ये भयानक मंजर देखकर किशन वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खुलीं तो वह अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसने हैरानी से इधर उधर देखा। साइड में मौजूद खिड़की से सूरज की रोशनी छनकर कमरे में आ रही थी, जिसे देखकर किशन को पता चला कि सुबह हो गई है। फिर अगले ही पल उसकी नजर उस जगह पर पड़ी जो रात में खाली थी, लेकिन अब वह भरी हुई थी। किशन काफी हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जो रात में हुआ वह सपना था या हकीकत। वह ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक मनीषा वहां आई। किशन को यूं परेशान देखकर वह बोली, क्या बात है? आप थोड़े परेशान लग रहे हैं, सब ठीक तो है ना?
यह सुनकर किशन ने रात में हुई उस घटना के बारे में मनीषा को बता दिया। ये सब सुनकर मनीषा हंसते हुए बोली, जरूर आपने कोई सपना देखा होगा, क्योंकि आप तो यहीं सो रहे थे। किशन को भी लगा कि शायद उसने सपना ही देखा होगा, इसलिए वह भी ज्यादा कुछ नहीं बोला। किशन ने नाश्ता किया और फिर मनीषा के साथ दोबारा कहीं घूमने निकल गया। क्योंकि कल उसे दोबारा माल पहुंचाने जाना था, इसलिए वह आज का सारा दिन मनीषा के साथ बिताना चाहता था। खैर, किशन ने अपने किसी दोस्त की बाइक ली और फिर मनीषा को लेकर निकल पड़ा। वह मनीषा को एक झील के किनारे लेकर गया। वहां बैठकर उन्होंने घंटों एक दूसरे से बातें की। क्योंकि घर पर सब लोग होते हैं, इसीलिए किशन मनीषा के साथ ढंग से समय नहीं बिता पाता था। फिर कुछ घंटों बाद वे दोनों वहां से उठे और किशन मनीषा को लेकर एक साड़ी की दुकान पर आया। उसने कहा, जो भी साड़ी तुम्हें पसंद है वह ले लो, पैसों की फिक्र मत करना। मनीषा साड़ी की दुकान में जाकर साड़ी देखने लगी, लेकिन किशन को यह देखकर थोड़ा अजीब जरूर लगा कि मनीषा सिर्फ लाल चटक साड़ी ही देख रही थी। उसके अलावा वह किसी भी साड़ी को हाथ तक नहीं लगा रही थी। खैर, किशन ने इसे भी नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि उसे लगा कि हो सकता है मनीषा को लाल रंग सबसे ज्यादा पसंद हो। कुछ देर बाद मनीषा ने अपने लिए 2 लाल साड़ियां ले ली। फिर दोनों घर के लिए कुछ मिठाइयां लेने मिठाई की दुकान पर आ गए। वहां किशन ने ध्यान दिया कि मनीषा मिठाइयों को ललचाई निगाहों से देख रही थी। ये देखकर किशन ने मनीषा के लिए 1 किलो मिठाई अलग से करवा ली। फिर वे दोनों मिठाई लेकर वापस घर के लिए निकल पड़े। किशन को मन ही मन ये डर था कि कहीं उसके घर वाले ये न कहें कि वह सारा समय सिर्फ अपनी पत्नी को ही देता है और इस बात पर मनीषा को ताने न दें। लेकिन जब वह घर पहुंचा तो सब कुछ एकदम सामान्य था। मनीषा सारा सामान ले जाकर रखने लगी और किशन अपने पिता और बहन के साथ बैठ गया। थोड़ी देर में रात हुई। हमेशा की तरह किशन को छोड़कर बाकी सब मांस खा रहे थे। किशन ये सब नहीं खाता था, लेकिन आज उसकी मां ने उसकी थाली में भी मांस परोस दिया। ये देखकर किशन ने साफ साफ कह दिया, मैं ये सब नहीं खा सकता। इस पर उसकी मां भड़कते हुए बोली, तू अपने खाने पीने की आदत बदल ले। इस घर में अलग से खाना नहीं बनेगा। जो सब खा रहे हैं वही तुझे भी खाना पड़ेगा। ये सुनकर किशन के पिता ने भी उसे समझाया और कहा, किशन, तुम भी सबकी तरह आज मीट ही खा लो। अब अलग से क्या चूल्हा जलाना। लेकिन किशन वहां से उठकर रसोई में गया और अपने लिए खिचड़ी बनाने लगा। थोड़ी देर में खिचड़ी खाकर वह अपने कमरे में आकर सो गया। कुछ देर बाद मनीषा भी कमरे में आ गई और बोली, कल से मैं तुम्हारे लिए अलग से बना दिया करूंगी, आज मां ने बनाने नहीं दिया। इस पर किशन ने कहा, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग यहाँ आराम से रहो। तुम्हें जो खाना है खाओ, मेरा क्या है। मैं ज्यादातर तो घर से बाहर ही रहता हूँ, इसलिए मेरी वजह से तुम्हें खामख्वाह सुनना पड़ेगा। इसके बाद मनीषा ने भी ज्यादा बहस नहीं की और वे दोनों चुपचाप सो गए। अगली सुबह किशन ट्रक में माल लादकर उसे दिल्ली पहुंचाने चला गया। लेकिन जब वह वापस घर आया तो उसके घर पर ताला लगा हुआ देखकर वह हैरान रह गया। तभी उसकी पड़ोसन आई और बोली, किशन बेटा, तेरे घर में कोई नहीं है। तेरी बहन बेहोश हो गई थी, इसलिए उसे पास की एक प्राइवेट डिस्पेंसरी में लेकर गए हैं। ये सुनकर किशन काफी घबरा गया और दौड़ा दौड़ा वहां पहुंचा। वहां उसे पता चला कि उसकी बहन के शरीर में खून काफी कम था, इसलिए वह बेहोश हो गई थी। यह सुनकर किशन काफी हैरान रह गया, क्योंकि उसकी बहन अक्सर अच्छे से खाना खाती थी और अब तो वह नॉनवेज भी काफी खाने लगी थी। खैर, डॉक्टर ने उसे 2 बोतल ग्लूकोज चढ़ाया और फिर कुछ दवाएं और खाने पीने का ध्यान रखने की सलाह देकर उसे डिस्चार्ज कर दिया। वे सब घर आ गए और अब मनीषा उसकी बहन का ख्याल पहले से भी ज्यादा अच्छे से रखने लगी थी। वह उसके खाने पीने का पूरा ध्यान रखती और समय पर दवा देती। मनीषा के वहां होने से किशन अब काफी निश्चिंत था। चलो, मेरी गैर हाजिरी में परिवार का ख्याल रखने वाला कोई तो है। इसी तरह उनके दिन कट रहे थे। किशन की शादी को अब 2 महीने होने को आए थे कि एक दिन किशन अपने कमरे में अपना ड्राइविंग लाइसेंस ढूंढ रहा था, क्योंकि उसे अगले दिन फिर माल पहुंचाने जाना था। तभी अचानक उसकी नजर वहां एक लाल थैली पर पड़ी। किशन हैरानी से उस थैली को देखने लगा, क्योंकि इससे पहले उसने वह थैली वहां कभी नहीं देखी थी। इसलिए वह उस थैली को खोलने लगा, लेकिन इससे पहले कि वह उसे खोल पाता, मनीषा वहां आ गई। वह बोली,
आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सुनकर किशन बोला, मैं बस अपना ड्राइविंग लाइसेंस ढूंढ रहा था क्योंकि मुझे कल सुबह वापस काम के लिए निकलना है। इस पर मनीषा ने एक बक्से में से ड्राइविंग लाइसेंस निकालकर उसे दिया और मुस्कुराते हुए बोली, आप हमेशा इसे भूल जाते हैं, इसलिए मैंने इसे संभाल कर इस बक्से में रख दिया, बाकी जरूरी कागजों के साथ। आपको जो चाहिए होगा इसमें देख लेना। अब चलिए रात का खाना खा लीजिए। ये सुनकर किशन ने वह लाल थैली वहीं रख दी और मनीषा के साथ बाहर आ गया। बाहर आकर उसने सबके साथ बैठकर खाना खाया। खाना खाकर किशन अपने कमरे में आकर सो गया क्योंकि उसे सुबह जल्दी निकलना था। किशन की नींद कुत्तों के रोने की आवाज सुनकर खुली। यह आवाज सुनकर किशन अपने कमरे से बाहर आया तो देखा कि उसके घर के ठीक बाहर कुछ कुत्ते जोर जोर से रो रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये इस तरह क्यों रो रहे हैं। तभी अचानक मनीषा वहां आ गई और बोली, आप इतनी रात में यहां क्या कर रहे हैं? किशन ने उन रोते हुए कुत्तों की ओर इशारा किया तो मनीषा बोली, अरे आप भी इनके पीछे इतनी रात में अपना दिमाग खपा रहे हो? चलिए सो जाइए, मैं इन्हें रोटी डालकर आती हूं, हो सकता है कि ये भूखे हों। किशन को मनीषा की बात सही लगी और वह वापस अपने बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर बाद उन कुत्तों का रोना भी बंद हो गया। अगली सुबह किशन नाश्ता करके काम पर चला गया, लेकिन जब वह अगले दिन शाम को घर आया तब उसकी बहन की हालत फिर से बिगड़ गई थी। अब किशन काफी परेशान हो चुका था। आखिर अचानक से उसकी बहन के साथ ऐसा बार बार कैसे हो सकता है, लेकिन कहीं कोई बड़ी बात न हो, यह सोचकर किशन उसे शहर के सरकारी अस्पताल में लेकर गया। वहां भी प्राथमिक उपचार के बाद यही पता चला कि उसकी बहन के शरीर में खून काफी कम है। डॉक्टर ने कुछ दवाएं दी और अच्छा खाना खाने की सलाह देकर उन्हें घर भेज दिया। किशन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी बहन के शरीर में खून कम कैसे हो सकता है। उसने उसकी खाने पीने की खुराक बढ़ा दी क्योंकि उसे अपनी बहन की बहुत फिक्र हो रही थी। अब वह खुद बाजार जाकर फल सब्जियां और अच्छा खाना लेकर आने लगा। एक दिन किशन बाजार से फल सब्जियां और कुछ मिठाइयां लेकर आ रहा था। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात पड़ोस में रहने वाली दो औरतों से हुई जो उसकी मां की ही हमौर थीं। बातों बातों में उन पड़ोसियों ने पूछा, क्या बात है बेटा, जब से तुमने शादी की है तब से तुम्हारी माँ हमसे बात तक नहीं करती, बस चुपचाप अपने घर में ही रहती है, वरना पहले तो उन्हें पूरे मोहल्ले की खबर रहती थी। संकीन सोच में पड़ गया क्योंकि सच में उसकी माँ पहले अक्सर आस पड़ोस की हर गतिविधि पर नजर रखती थी, लेकिन अब तो उसका पूरा परिवार ही घर में कैद होकर रह गया था। किशन ने इस बारे में अपने परिवार से बात की, लेकिन सबने बात को बस टाल दिया। तभी मनीषा बोली, पहले इनके पास ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं था, लेकिन अब क्योंकि मैं आ गई हूं इसलिए ये ज्यादा बाहर नहीं निकलते। किशन को ये बात हजम नहीं हुई क्योंकि माना कि किसी इंसान में बदलाव आ सकता है, लेकिन अचानक पूरे परिवार में इस तरह का बदलाव आना कोई आम बात नहीं थी। उसने इसका पता लगाने की सोची, लेकिन कैसे, ये उसे समझ नहीं आ रहा था। रात का समय अपने बिस्तर पर लेटा लेटा यही सब सोच रहा था। उसके परिवार में आए इस अजीब बदलाव के कारण उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। अब उसे अपने परिवार की चिंता होने लगी थी। आखिर ऐसा क्या हो गया जो सब इतने बदल गए? कहीं किसी ने हमारे परिवार पर कोई टोना टोटका तो नहीं कर दिया? बार बार उसके मन में यही ख्याल आने लगे क्योंकि अब उसके परिवार वाले बहुत अजीब लगने लगे थे। पूजा पाठ भी बंद हो गया था। उसे अक्सर लगता था कि घर में कोई है जो सब पर नजर रखे हुए है। यहां तक कि वो अजीब सी बदबू अब लगभग हर रोज आने लगी थी। अचानक किशन लेटे लेटे ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक मनीषा अपनी जगह से उठ गई। उसे उठता देखकर किशन ने तुरंत सोने का नाटक किया। मनीषा ने कुछ देर तक उसे गौर से देखा, जैसे देख रही हो कि कहीं वह जाग तो नहीं रहा। फिर जब उसे यकीन हो गया कि किशन सो रहा है तो वह धीरे से कमरे से बाहर चली गई। कमरे से बाहर आते ही मनीषा सीधे रसोई में गई। उसने फ्रिज खोला और उसमें से मिठाई निकालकर खाने लगी। इस दौरान किशन भी उसके पीछे पीछे वहां आया, लेकिन जब उसने मनीषा को मिठाई खाते देखा तो वह हैरान रह गया क्योंकि मनीषा किसी भूखे भेड़िए की तरह मिठाई खा रही थी। तभी
किशन को अचानक कुछ याद आया। जब मैंने मनीषा को पहली बार देखा था, तब भी मनीषा ठीक उसी तरह से खाना खा रही थी जैसे पहली बार किशन ने उसे देखा था। अब तक मनीषा की मिठाई खत्म होने लगी थी। किशन ने इसका आभास होते ही फौरन वापस अपने कमरे में जाकर लेटने का नाटक किया। कुछ देर बाद मनीषा भी आकर उसके बगल में सो गई, लेकिन किशन की सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी। पूरी रात उसे नींद नहीं आई। अगली सुबह किशन ने घर में सबके सामने कहा, चलो सब मिठाई खाते हैं जो कल मैं बाजार से लाया था। यह सुनकर मनीषा सकपका गई और धीमी आवाज में बोली, फ्रिज में मिठाई नहीं है, मैंने कल रात को ही खा ली। यह सुनकर किशन हैरानी से बोला, तुमने किलो बर्फी अकेले खा ली? तब मनीषा बोली, हाँ, मुझे रात में मीठा खाने की बहुत क्रेविंग हो रही थी। फिर मुझे याद आया कि किशन मिठाई लाया था, इसलिए मैं रात में रसोई में गई और सारी मिठाई खा ली। यह सुनकर किशन को काफी अजीब लगा। कोई भी इंसान 1 किलो मिठाई अकेले कैसे खा सकता है? तभी मनीषा बोली, आप पिता बनने वाले हैं, इसलिए मुझे रात में मीठा खाने का ज्यादा मन करता है। यह सुनते ही पिता बनने की खुशी में किशन रात वाली सारी बातें भूल गया। वह बोला, यह बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तब मनीषा बोली, मैं किसी और तरीके से सबको बताना चाहती थी, लेकिन तुम पता नहीं मुझे क्या समझ रहे थे, इसलिए अभी ही बताना पड़ा। तब किशन मुस्कुराकर बोला, चलो कोई बात नहीं, अब से तुम्हें जो भी खाने का मन करे बस मुझे बता देना, मैं फौरन तुम्हारे लिए ले आऊंगा। अब किशन मनीषा का अच्छे से ख्याल रखने लगा था, लेकिन उसे अपने माता पिता और बहन का बर्ताव अजीब लग रहा था। इसलिए अपने घर से सारी नकारात्मक ऊर्जा निकालने के लिए उसने हवन करवाने की सोची। अगले दिन वह एक पंडित को लेकर घर आया, लेकिन जैसे ही पंडित ने घर का माहौल देखा, वह तुरंत समझ गया कि इस घर में जरूर कोई न कोई गड़बड़ है। उसने इस बारे में किशन से बात करनी चाहिए, लेकिन किशन को लगा कि यह सब पंडित के पैसे ठगने के तरीके हैं, इसलिए उसने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और बस इतना कहा, आप सिर्फ हवन करवाए। हवन शुरू होते ही अचानक अंदर से उसके पिता आए और उन्होंने हवन का सारा सामान उठाकर बाहर फेंकना शुरू कर दिया। किशन ने उन्हें रोकना चाहा, लेकिन वे रुके ही नहीं। आखिर में उन्होंने पंडित को भी धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और धमकी दी, अगर वह दोबारा यहां आया तो उसे काटकर रख देंगे। यह सुनकर पंडित घबराकर वहां से चला गया। किशन हैरानी से अपने पिता को देखने लगा। तभी उसके पिता गुस्से से बोले, दोबारा ऐसे ढोंगी लोगों को यहां लेकर मत आना, समझा? रात को किशन ने अपने एक दोस्त से इस बारे में चर्चा की और फिर एक तांत्रिक से मिला। तांत्रिक ने सारी बात सुनी और कहा, तेरे पिता के ऊपर किसी प्रेत का साया है, इसलिए तू उन्हें कल बहला फुसलाकर मेरे पास ले आ, मैं उनकी बाधा उतार दूंगा। अगले दिन किशन ने अपने पिता को खेत चलने का बहाना बनाया और तांत्रिक के पास ले गया। वहां पहुंचते ही तांत्रिक ने कुछ लोगों की मदद से किशन के पिता को एक मोटे तने वाले पेड़ से बांध दिया। फिर शुरू हुआ तंत्र मंत्र का खेल, जिसे वहां मौजूद सभी लोग आंखें फाड़कर देख रहे थे। तंत्र क्रिया शुरू होते ही तांत्रिक ने अग्नि प्रज्वलित की और अजीबोगरीब मंत्रों का उच्चारण करने लगा। जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे किशन के पिता का चेहरा भींचने लगा, जैसे वह किसी चीज को अपने शरीर में प्रवेश करने से रोक रहे हो। लेकिन थोड़ी देर बाद उनके मुंह से एक जोरदार चीख निकली। उनकी दर्दनाक चीख सुनकर किशन अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और उनकी ओर दौड़ा, लेकिन उसके दोस्त ने उसे पकड़ लिया और कहा, तू इस क्रिया के बीच में मत आना। अपना मन महसूस कर वहीं बैठ गया। तांत्रिक ने अब मंत्रों का उच्चारण करते हुए किशन के पिता के माथे पर लाल सिंदूर से एक टीका लगाया। टीका लगाते ही किशन के पिता दोबारा जोर से चीखे। किशन अंदर तक कांप गया, क्योंकि उसने अपने पिता को कभी इस हाल में नहीं देखा था। फिर अगले ही पल तांत्रिक ने पास में रखे एक मुर्गे के सिर पर भी टीका लगाया और फिर मंत्रों का उच्चारण करते हुए उस मुर्गे की गर्दन उड़ा दी। कुछ छींटे तांत्रिक के मुंह पर पड़े। मुर्गा कुछ देर तक तरपता रहा और फिर शांत हो गया। जैसे ही उन्होंने बताया, यह सिर्फ बेहोश है, चिंता की कोई बात नहीं है, इन्हें सुबह तक होश आ जाएगा। यह सुनकर सभी निश्चिंत होकर सो गए।
अगली सुबह जब उसके पिता खाना खाने बैठे तो हर बार की तरह इस बार भी मनीषा ने उन्हें मीट परोस दिया। ये देखकर किशन के पिता को बहुत गुस्सा आया और वह गुस्से में बोले, किशन, अपनी पत्नी को समझा दे कि आगे से मेरी थाली में मांस ना आए, मैं शाकाहारी इंसान हूं। ये कहकर वह बिना कुछ खाए ही उठकर वहां से चले गए। उन्हें ऐसे देखकर सभी हैरान थे और अब किशन को लगने लगा था कि हो न हो उसकी मां और बहन पर भी कोई साया आया होगा। तभी तो कल पापा की बाधा उतरते ही वह पहले की तरह सामान्य हो गए थे। ये सोचकर किशन शाम को दोबारा उस तांत्रिक के पास गया और उसे अपनी मां और बहन के बारे में भी बताया। तांत्रिक ने उसे अपनी मां को लेकर आने के लिए कहा और साथ ही सारी सामग्री भी दोबारा मंगवाई। अगले दिन किशन किसी बहाने से अपनी मां को अपने साथ तांत्रिक के पास ले आया। पहले तो तांत्रिक को देखकर वह भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन किशन और उसके दोस्त ने किसी तरह पकड़कर उन्हें वापस उस पेड़ से बांध दिया। उसके बाद तांत्रिक ने फिर से अपनी क्रियाएं शुरू की। इस दौरान उसकी मां जोर जोर से चीख रही थी, लेकिन किशन ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। फिर जैसे ही मुर्गे की बलि चढ़ी, उसकी मां बेसुध हो गई। कुछ ही देर बाद तांत्रिक क्रिया संपन्न हुई। क्रिया पूरी करने के बाद तांत्रिक ने गंभीर स्वर में कहा, तेरे घर में किसी खतरनाक आत्मा का साया है। तेरे घर में एक साथ 2-3 लोगों पर किसी चुड़ैल का साथी प्रेत आया है। इसे वक्त रहते ठीक करवा ले, वरना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तब किशन ने घबराते हुए कहा, बाबा, मेरी बहन भी अजीब हरकतें कर रही है, क्या आप उसकी भी बाधा उतार सकते हैं? तांत्रिक ने कहा, कल उसे भी लेकर आना। फिर किशन अपने दोस्त के साथ अपनी मां को लेकर वहां से चला गया। जब वह अपनी मां को इस हालत में घर लेकर आया तो सब लोग घबरा गए और पूछने लगे, आखिर इन्हें क्या हुआ? तब किशन ने झूठ बोलते हुए कहा, गर्मी की वजह से बेहोश हो गई थी। मां को उनके कमरे में सुलाकर किशन अपने कमरे में आया। तभी मनीषा ने चिंतित स्वर में पूछा, आखिर ये सब चल क्या रहा है? कल पापा भी ऐसे ही बेहोश होकर घर आए थे, और आज मां, सब ठीक तो है ना? मुझे बहुत डर लग रहा है। तब किशन ने उसे आश्वासन दिया, सब ठीक है, और अगर कोई फिक्र की बात हुई तो मैं हूं सब ठीक करने के लिए। इसलिए तुम अपना और बच्चे का ख्याल रखो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। असल में किशन मनीषा को यह सब बताकर उसे टेंशन नहीं देना चाहता था, क्योंकि इसका असर उसके होने वाले बच्चे पर भी हो सकता था। खैर, अगले दिन सुबह मनीषा ने नाश्ते में किशन की मां के आगे मांस परोस दिया। ये देखकर वह एकदम गुस्से में आ गई और मनीषा के बाल पकड़कर मारने ही वाली थी कि तभी किशन ने उन्हें रोक लिया और पूछा, क्या बात है मां, आप इसे क्यों मार रही हो? तब उसकी मां गुस्से में बोली, आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे आगे ये सब परोसने की? इस घर में कोई भी ये सब नहीं खाता, इसलिए अब से ये भी नहीं खाएगी। ये कहकर उन्होंने मांस का बर्तन उठाकर बाहर फेंक दिया। मनीषा ये सब देखकर काफी घबरा गई। वह घबराते हुए आंखों में आंसू लिए किशन की ओर देखने लगी। तब किशन बोला, मां, अगर हम ये सब नहीं खाना चाहते तो ना सही, लेकिन मनीषा ये सब खाती है, इसीलिए उसे खाने दो। तब उसकी मां बोली, इस घर में ऐसा कुछ नहीं आएगा, जिसको खाना है वह बाहर जाकर खाए। अब इसके आगे किशन उनसे कुछ नहीं बोल सका और वह मनीषा से बोला, मनीषा, मैं तुम्हें बाहर ले चलूंगा, तुम वहां खा लेना। इतने में ही उसकी बहन बोल पड़ी, भैया मुझे भी खाना है, इसीलिए मैं भी चलूंगी। यह सुनकर किशन की मां का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने अपनी बेटी को एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा, अच्छा, तू भी ये सब खाएगी? ठहर जा, आज तेरी अकल ठिकाने लगा देती हूं। इस मनीषा के साथ रहकर तू भी बिगड़ गई है। ये कहते हुए वह उसे बुरी तरह से पीटने लगी, लेकिन तभी किशन और उसके पापा ने आकर उन्हें रोक लिया। खैर, जैसे तैसे शाम हुई और किशन अपनी बहन को लेकर उस तांत्रिक के पास आया। तांत्रिक को देखते ही उसकी बहन भागने लगी, लेकिन किशन ने अपने दोस्त के साथ मिलकर उसे पकड़ लिया और बांध दिया। उसे बांधने के बाद उसकी बहन को देखकर तांत्रिक ने कहा, मैं इस लड़की की बाधा नहीं उतार सकता। किशन ने हैरानी से पूछा, क्यों बाबा? तांत्रिक ने गंभीर स्वर में कहा, क्योंकि ये लड़की अभी बहुत कमजोर है। अगर मैंने इसकी बाधा उतारने की कोशिश की तो इसकी जान तक जा सकती है। ये सुनकर किशन काफी घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। तभी उस तांत्रिक ने पूछा, ये सब तेरे घर में कब से हो रहा है? किशन ने अपने दिमाग पर जोर डाला और फिर कुछ सोचकर उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। फिर वह बोला,
यह सब तब से हो रहा है जब से मैंने मनीषा से शादी की है। यह सुनकर तांत्रिक गंभीर होते हुए बोला, किसने करवाई थी तुम्हारी शादी? देखो, सच सच बताना, मामला काफी गंभीर है। तब किशन ने तांत्रिक को सारी बातें बता दी। कैसे वह मनीषा से हाईवे पर मिला, वहां वह उससे प्यार कर बैठा और फिर शादी भी कर ली। तांत्रिक ने पूछा, उसके घर में कौन कौन है? कुछ बताया उसने? किशन ने जवाब दिया, उसने बताया कि उसके घर में कोई नहीं है, वह बिल्कुल अकेली है। यह सुनकर तांत्रिक कुछ सोचते हुए बोला, एक काम करना, अपने घर जाकर अच्छी तरह ढूंढना। अगर तुझे कोई लाल रंग की पोटली जैसा थैला मिले तो इसका मतलब ये कोई चुड़ैल है। यह सुनकर किशन की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने घबराते हुए पूछा, चुड़ैल? लेकिन आपको कैसे पता कि यह चुड़ैल ही है? और उस पोटली में ऐसा क्या होगा? तब तांत्रिक ने बताया, उस पोटली में जितने भी परिवार के लोग हैं उतनी ही छोटी छोटी काले रंग की गुड़ियां होंगी। उसने सबके ऊपर अपनी तंत्र मंत्र की शक्तियों का प्रयोग कर एक एक भूत को लगा रखा है। यह सुनकर किशन हैरानी से बोला, लेकिन मेरे ऊपर उसने ये सब क्यों नहीं किया? मैं तो एकदम सामान्य हूं। तब तांत्रिक ने समझाया, यह क्रिया पूरी होने के लिए लगातार 13 दिनों तक उस चुड़ैल के संपर्क में रहना जरूरी होता है। वह खाने में तंत्र मंत्र का इस्तेमाल करती है। अगर कोई लगातार 13 दिनों तक उसके हाथों का बना खाना खा लेता है तो वह पूरी तरह से उसके वश में हो जाता है। हो ना हो, तूने अब तक लगातार 13 दिनों तक उसके हाथों का बना खाना नहीं खाया होगा। तू बीच बीच में कहीं चला गया होगा, और जहां एक भी दिन तूने उसके हाथ का खाना नहीं खाया वहां उसका तंत्र टूट जाता है। फिर जब तू दोबारा उसके हाथों का बना खाना खाता है तब यह प्रक्रिया फिर से एक से शुरू होती है। तांत्रिक की बात सुनकर किशन को बहुत हैरानी हुई, क्योंकि सच में वह अब तक लगातार 13 दिनों तक मनीषा के साथ नहीं रहा था। कभी उसे माल लेकर दूसरे शहर जाना पड़ता था तो कभी किसी और वजह से घर से बाहर रहना पड़ता था, और इसी कारण हर बार उसका तंत्र टूट जाता था। वापस आने पर वह सब फिर से शुरू हो जाता था। कुछ देर बाद किशन बोला, बाबा, मनीषा मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। क्या मेरे बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं होगा? तब तांत्रिक ने उसे समझाते हुए कहा, चुड़ैलें सामान्य इंसानों के साथ संबंध बनाकर संतान उत्पन्न कर सकती हैं, लेकिन अगर वह शिशु लड़का हुआ तो वह जन्म लेते ही उसे मारकर खा जाती है, और अगर वह शिशु लड़की हुई तो उसे जिंदा रखती है, क्योंकि वही आगे चलकर चुड़ैल बनती है। चुड़ैलों की संख्या बढ़ाने के लिए यह जरूरी भी होता है। तांत्रिक ने आगे कहा, और एक और जरूरी बात, अपने पेट में पल रहे बच्चे के लिए इंसानी खून का सेवन करती है। इससे उनके बच्चे को सामान्य से अधिक पोषण मिलता है। इसलिए हो सकता है कि उसने तेरे घर में किसी के खून का सेवन किया हो, लेकिन हाँ, वह ज्यादातर युवा लोगों का खून पीना पसंद करती है क्योंकि वह ज्यादा गर्म रहता है। कुछ दिनों तक परिवार के खून से पोषण लेने के बाद वह वहां से हमेशा के लिए चली जाती है। इसलिए उस बच्चे पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं होगा, क्योंकि जन्म देने से पहले ही वह इसे लेकर चली जाएगी। लेकिन इस पूरे प्रकरण के दौरान वह पोषण लेने के लिए किसी के शरीर से जोंक की तरह सारा खून निचोड़ सकती है, जिससे किसी की जान भी जा सकती है। यह सुनकर किशन बहुत घबरा गया। उसे याद आया कि उसकी बहन के शरीर में अब काफी कम खून बचा था। तो इसका मतलब मनीषा उसका खून पीती है। अभी तो माँ और पापा भी घर पर मनीषा के साथ अकेले हैं, कहीं वह उन्हें भी कोई नुकसान न पहुंचा दे। यह बात सोच सोचकर किशन को डर लगने लगा था। तभी तांत्रिक ने दोबारा पूछा, क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? तब किशन ने सारी बातें तांत्रिक को बता दी। तांत्रिक गंभीर होते हुए बोला, समय कम है, हमें जल्द से जल्द तेरे घर जाना होगा। उस चुड़ैल को अब तक शायद भनक लग चुकी होगी। वह अब तेरे घर वालों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। इसके बाद तांत्रिक ने अपना तंत्र मंत्र का जरूरी सामान लिया और फिर वे सब लोग किशन की बहन को बांधे हुए ही उसके घर की ओर निकल पड़े। वहीं दूसरी तरफ मनीषा को इस बात का आभास हो चुका था कि किशन को उसकी सच्चाई पता चल चुकी है, इसलिए वह अपने कमरे से वही लाल थैला लेकर रसोई में आई। फिर उसने थैले में से एक काली गुड़िया निकाली और अजीबोगरीब मंत्र उच्चारण करते हुए उसके पेट में एक सुई चुभो दी। किशन की बहन दर्द से कराहते हुए छटपटाने लगी। वे सारे लोग रुक गए और उसे देखकर सोचने लगे कि आखिर उसे अचानक क्या हो गया।
लेकिन मनीषा रुकी नहीं। उसने दोबारा मंत्र उच्चारण किया और इस बार गुड़िया के सीने में एक सुई चुभो दी। किशन की बहन फिर से दर्द से चीख पड़ी। यह देखकर तांत्रिक गंभीर स्वर में बोला, हमें जल्दी करना होगा, वह चुड़ैल इस लड़की की गुड़िया को नुकसान पहुंचा रही है। अगर उसने गुड़िया को जला दिया या सिर धड़ से अलग कर दिया तो यह लड़की नहीं बचेगी। यह सुनकर किशन के होश उड़ गए। उसने तुरंत अपने दोस्त से कहा, तू बाबा को लेकर मेरे घर आ, मैं जल्दी जाकर मनीषा को रोकता हूं। यह बोलकर किशन तेजी से घर की ओर भागा। घर में इस बीच मनीषा अब मंत्र उच्चारण करते हुए सामने भगोने में पक रहे चावलों की ओर देखने लगी। वह उस गुड़िया को भगोने में डालने ही वाली थी कि तभी किशन की मां वहां आ गई और पीछे से बोली, क्यों री, अभी तक खाना नहीं बनाया? मांस मछली तो दबा दबा कर खाती है, फिर भी तेरे हाथों में जान नहीं है। मनीषा अपना ध्यान मंत्रों पर बनाए रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन किशन की मां के तानों के कारण उसका ध्यान भंग हो गया। जैसे ही उसका ध्यान टूटा, गुड़िया पर से उसका नियंत्रण हट गया और ठीक उसी पल किशन की बहन सामान्य हो गई। ये देखकर किशन, तांत्रिक और उसके साथी तेजी से किशन के घर की ओर बढ़ने लगे। मनीषा का गुस्सा भड़क उठा, लेकिन दूसरी ओर मनीषा अब बेहद गुस्से में आ चुकी थी। किशन की मां अब भी उसे ताने दिए जा रही थीं। अब मनीषा का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वह तेजी से किशन की मां के पास आई और उन्हें जोर से धक्का दे दिया। धक्का इतना तेज था कि किशन की मां पीछे की दीवार से जा टकराई, लेकिन इसके बावजूद वह उठकर ताने देने लगीं। हाय राम, कलमुही ने मेरी पीठ तोड़ दी। अरे किशन के बापू, जल्दी आओ। मनीषा का असली रूप। यह सुनकर मनीषा दोबारा किशन की मां के पास आई और उन्हें जमीन पर पटक दिया। अब इससे पहले कि किशन की मां उठ पाती, मनीषा उनके ऊपर चढ़ बैठी और ठीक इसी दौरान उसने अपना भयानक स्वरूप धारण कर लिया। लंबे नुकीले दांत, काली डरावनी त्वचा, लाल जलती हुई आंखें जिसमें गुस्सा साफ झलक रहा था। मनीषा को ऐसे देख किशन की मां बुरी तरह डर गईं। डर के मारे उनके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। रूह कंपा देने वाला हमला। मनीषा ने किशन की मां का एक हाथ पकड़ा और फिर अपनी नुकीली दरांती जैसे दांतों से उनकी एक उंगली का मांस फाड़कर खून पीने लगी। किशन की मां बहुत दर्द में थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत जुटाई और चीखते हुए अपने पति को दोबारा आवाज लगाई, अरे किशन के बापू, जल्दी आओ। किशन के पिता का सामना। पहले तो किशन के पिता को यही लगा कि वह रोज की तरह बहू को ताने मार रही है, लेकिन जब दोबारा दर्द भरी चीख सुनी तो वह दौड़कर वहां पहुंचे। जो नजारा उन्होंने देखा, उसे देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी पत्नी बेहोश पड़ी थी और मनीषा उनके ऊपर बैठकर खून पी रही थी। किशन के पिता ने हिम्मत करके दरवाजे के पीछे रखा डंडा उठाया और तेजी से मनीषा के ऊपर वार करने लगे। इस दौरान डंडे का एक वार किशन की मां को भी लग गया, लेकिन उनके पास इस बारे में सोचने का समय नहीं था। कुछ ही देर में मनीषा ने किशन के पिता से डंडा छीन लिया। अब वह उन पर झपट पड़ी और उनकी उंगली चीरकर खून पीने लगी। ठीक इसी वक्त किशन वहां पहुंचा। उसने डंडा उठाकर सीधा मनीषा के सिर पर मारा। मनीषा असंतुलित होकर गिर पड़ी। वहीं किशन के पिता लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े। अपने माता पिता की यह हालत देख किशन की आंखों में आंसू आ गए। गुस्से से कांपते हुए चीखा, मनीषा, आखिर क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? जो जो तुमने मांगा मैंने सब दिया, फिर भी तुम मेरे परिवार की खून की प्यासी हो। मनीषा ने भयानक आवाज में हंसते हुए कहा, हम किसी से प्यार नहीं करते, समझा? हम सिर्फ तुम इंसानों को प्रजनन और पोषण के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेरा काम पूरा हो चुका है। अब इससे पहले कि वह तांत्रिक आकर मुझे नुकसान पहुंचाए, मैं यहां से जा रही हूं। यह कहकर वह तेजी से बाहर भागी, लेकिन तभी किशन ने पीछे से उसे पकड़ लिया। मैं तुझे इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। लेकिन मनीषा ने एक ही झटके में खुद को उसकी पकड़ से छुड़ा लिया। वह किशन के इस कदम से बेहद नाराज थी, इसलिए मनीषा ने गुस्से में आकर किशन की छाती पर जोर से लात मारी, जिससे वह नीचे गिर पड़ा। जैसे ही किशन जमीन पर गिरा, मनीषा ने अपने नुकीले नाखून उसकी छाती में गरा दिए।
किशन दर्द से जोर से चीख पड़ा। उसकी चीख सुनकर पड़ोसी दौड़ते हुए घर में घुस आए। इतने सारे लोगों को अचानक देख मनीषा सकपका गई। उधर सभी लोग भी एक भयानक चुड़ैल को किशन के ऊपर बैठे देखकर घबरा गए। ये देखकर किशन के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। वह दर्द सहते हुए बोला, अब क्या करोगी मनीषा? भले ही तुम चुड़ैल हो, लेकिन इंसानों की सम्मिलित शक्तियों का सामना नहीं कर सकती। इससे पहले कि मनीषा कुछ कर पाती, तांत्रिक अपने साथियों के साथ वहां आ पहुंचा। तांत्रिक ने तेजी से मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया। अचानक किशन की बहन में कुछ बदलाव आने लगे। पता नहीं कहां से उसमें इतनी शक्ति आ गई कि उसने अपने बंधन तोड़ दिए और फिर वह तांत्रिक की ओर झपट पड़ी। वह तांत्रिक से टकराई, जिससे उसका ध्यान मंत्रों से भंग हो गया। तांत्रिक कुछ समझ पाता उससे पहले ही किशन की बहन ने अपने दांत उसकी गर्दन में गड़ा दिए। लेकिन इससे पहले कि वह तांत्रिक को और नुकसान पहुंचाती, पड़ोसियों ने मिलकर उसे कसकर पकड़ लिया। अब तांत्रिक ने दोबारा मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। तांत्रिक के साथियों ने अपने थैले में से सफेद पाउडर निकाला और उसे मनीषा पर डालने की कोशिश की, लेकिन मनीषा ने तेजी से किशन को अपने आगे डाल की तरह कर लिया। तभी उसकी नजर अपने पीछे की खिड़की पर गई। अब यहां नहीं रुक सकती। उसने तुरंत किशन को पकड़कर खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। मनीषा ने एक बाघिन की तरह छलांग लगाई और सामने मौजूद एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गई। किशन को नीचे गिराया। पेड़ पर चढ़ते ही मनीषा ने किशन को ऊंचाई से नीचे फेंक दिया। किशन जमीन पर कमर के बल गिरा, जिससे उसे गहरी चोट लगी। मनीषा गायब हो गई। इसके बाद मनीषा बड़ी फुर्ती के साथ वहां से निकल भागी। किशन अस्पताल पहुंचा। अब सब लोग दौड़कर किशन के पास पहुंचे। क्योंकि उसकी कमर में चोट आई थी, इसलिए उसे और बाकी घर वालों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। मनीषा हमेशा के लिए चली गई। तांत्रिक ने मनीषा के पीछे जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह वहां से पूरी तरह गायब हो चुकी थी। आज उस घटना को पूरे 4 साल बीत चुके हैं। किशन का परिवार अब उस हादसे से उभर चुका है, लेकिन अब भी उस हाईवे से गुजरता है। लेकिन इस बार अब वह हमेशा अपने साथ एक तलवार रखता है, क्योंकि अगर उसे कभी दोबारा मनीषा मिली तो इस बार वह उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम और शहर जरूर लिखें। मैं अगली कहानी में आपका नाम जरूर लूंगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।